Alright my dear students, so this is the third lecture of sport and movement. पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में डिस्कस किया था इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग. अच्छा, कुछ चीज़ पिछले लेक्चर में 2 पॉइंट रह गए थे डिस्कस करने वाले, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. पहली बात तो ये है कि आपके पास फेडरल की बुक लिखती है कि जो आपके पास एक्टिन है ना, जो थिन फिलामेंट है, ये आपके पास ये ग्लोबुलर जो हेड नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ ये ग्लोबुलर हेड्स, दिस इज़, लेट मी जस्ट थिकनेस थोड़ी सी कम कर लूँ, दिस इज दीज आर कॉल्ड जी एक्टिन. जी फॉर ग्लोबुलर, ग्लोबुलर. तो ये थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ जी एक्टिन या फिर तो ग्लोबुलर एक्टिन्स, राइट. अच्छा, ये ग्लोबुलर एक्टिन जब मिलते हैं, मतलब कि एक जैसे कि एक तस्बीह के दाने, मैंने आपको बताया था, तस्बीह के दाने जब मिलते हैं तो एक फिलामेंट बन गया, राइट. एक फिलामेंट टाइप, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं एफ एक्टिन. एफ एक्टिन मतलब कि फिलामेंट एक्टिन, राइट. तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जी एक्टिन को आप समझ लो एज अ मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन, ठीक है. दो थिन फिलामेंट किससे मिलकर बना हुआ है? आपके पास एफ एक्टिन से. और एफ एक्टिन आपके पास क्या है? आपके पास किडनी शेप्ड ग्लोबुलर जी एक्टिन से, या फिर ग्लोबुलर एक्टिन से, या जी एक्टिन से, शॉर्ट फॉर्म में उसको जी एक्टिन कर देंगे, राइट. और दूसरी बात रह गई थी मायोसिन हेड्स के बारे में, कि मायोसिन हेड आपके पास मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक ही तरफ ओरिएंटेड होते हैं. आई थिंक इट वाज अ बलूचिस्तान टेक्निक में लिखी हुई थी ये बात. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दो हेड्स हैं ना, ये आपके पास मायोसिन के ये दो हेड हैं, ग्लोबुलर हेड्स. अब ये दोनों हेड एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, मतलब कि इस तरह से नहीं होगा कि एक ऊपर है एक हेड नीचे है, ऐसे नहीं होगा. एक ही डायरेक्शन में दोनों की ओरिएंटेशन होगी. ये अगर एक हेड ऊपर की तरफ है या सामने की तरफ है या राइट साइड की तरफ है, तो दूसरा हेड भी राइट साइड की तरफ होगा. ऐसे नहीं होगा कि दूसरा डाउनवर्ड हो जाएगा या उसके ऑपोजिट होगा, राइट. तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास रह गए थे. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, ठीक है. इसमें हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे ना. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ वास्ट टॉपिक, ठीक है. लेकिन हमारी बुक में जो जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक लिखती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो है ना आपके पास, जो ये कॉन्ट्रैक्टिविटी है, आपके पास द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. इट इज़ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. और ये आपके पास ऑलमोस्ट हर बॉडी के फॉर्म की मूवमेंट, ऑल काइंड ऑफ बॉडी की जो मूवमेंट्स है ना, जितनी भी बॉडी मूव हो रही है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. तो लोकोमोशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो हर मूवमेंट, हर लोकोमोशन में आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एक्सेप्ट, अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मूवमेंट वाली डेफिनेशन अगर आपको समझ आएगी तभी आपको समझ आएगा कि मूवमेंट में ग्रोथ या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्यों आ रही है, राइट. मूवमेंट में ग्रोथ और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्यों आ रही है? मैंने आपको बताया था ना कि लोकोमोशन इज़ द चेंज इन लोकेशन, और मूवमेंट कोई भी हो सकती है मूवमेंट, ठीक है. ग्रोथ हो रही है ना, सेल बढ़ रहे हैं, तो आपके पास मूव तो हो रहा है. एक सेल पहले ऊपर था, अब उसके ऊपर एक और सेल आ गया तो वो नीचे हो गया, राइट. और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था कि व्हाट इज़ दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये किस वजह से हो रही होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है. तो ग्रोथ, एक्सेप्ट ग्रोथ एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो कि विदाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, बाकी जितनी भी बॉडी की मूवमेंट है उन सब में मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल का एक अहम रोल है. मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो आपके पास जो थ्योरी है, दैट इज़ द फिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो मायोसिन का हेड है, इस ग्राफ में आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो. मायोसिन का जो हेड है वो आपके पास 6 एक्टिन के अराउंड अबाउट ओरिएंटेड होता है इन सच अ वे कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट बन जाती है, राइट. सो इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दिस, ये आपके पास रेड कलर में आपके पास क्या है? मायोसिन. और ये आपके पास क्या है? एक्टिन. एज यू कैन सी, एक्टिन आपके पास किस तरह से मायोसिन के अराउंड ओरिएंटेड है, इन हेक्सागोनल पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर. देखो ना, हेक्सागोनल पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर. और एक्टिन आपके पास किस तरह से है? हर एक्टिन आपके पास, मैंने आपको बताया था कि 3 मायोसिन के अराउंड अबाउट होता है, तीन तीन थिक फिलामेंट के अराउंड होता है. एक ये देखो, ये एक्टिन को ले लेते हैं, 1 2 3, राइट. तो ये हमने ओरिएंटेशन बनी थी, और इस तरह से आपके पास एक, ये आपके पास मायोसिन की भी इस तरह से एक अरेंजमेंट आपको बस देखने को मिल रही थी,
राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी पिछले लेक्चर में आपको बेयर जोन क्या है, एच जोन क्या है, एम लाइन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब यहाँ पे भी देख लो, वो वाला बात कि मायोसिन है एक ही तरफ ओरिएंटेड होंगे। ये दो मायोसिन के हेड है तो एक ही तरफ है, ये वाले दो मायोसिन हेड ऊपर की तरफ हैं, तो दोनों मायोसिन हेड उस मायोसिन के मॉलिक्यूल के ऊपर की तरफ ही हैं। राइट, एक ही तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है ये वाली बात। राइट। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो टी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए अब आ गया है सेल के अंदर डीप। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डीप होगा ना। राइट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वहाँ तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, टी ट्यूब्यूल्स। वाई टी ट्यूब्यूल्स, क्यों टी ट्यूब्यूल्स जरूरी हैं, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आता है तो उसके बाद आपके पास कैल्शियम आयंस वो रिलीज़ होता है। जब कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं तब क्या होता है। अच्छा, अब समझने की बात करूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, अब कैल्शियम आयंस जो हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ हो गए। राइट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज़ हो गए। वो कैल्शियम आयंस आते हैं और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के साथ आके बाइंड करेंगे। पहला हमारा काम है कि अपने एक्टिन और मायोसिन ने आपस में बाइंड करना ना, क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन होनी है, उन्होंने जुड़ना है। अब होना ये है आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो आपके पास हमने करना है कि एक्टिन और मायोसिन ने जुड़ना है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ आना है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो। सो दिस इज द रिलैक्स स्टेट, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आपके पास एक्टिन जो है आपके पास ये थिन फिलामेंट ये मूव हो रहे हैं, मूव होंगे टुवर्ड्स टुवर्ड्स द मिड ऑफ द टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द बेयर जोन। ठीक है, टुवर्ड्स द मिड लाइन। अब ये तो दोनों तरफ आ रहे हैं, ये तरफ लाना। ठीक है, हमने तरफ एक दूसरे की तरफ लेकर आना है। तो ये कब होगा, जब आपके पास एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग साइड्स एक्सपोज होंगी। अभी रिलैक्स स्टेट में एक्टिन और मायोसिन जुड़े हुए नहीं है, बाइंडेड नहीं है, क्रॉस ब्रिजेस नहीं फॉर्म हुए। तो अब एक्टिन और मायोसिन को आपने एक्टिन जो आपने मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो आपके पास ब्लॉक्ड हैं, तो मायोसिन आपके पास बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये बाइंडिंग साइट्स है ना, ये वाली बाइंडिंग साइट ये ऊपर की तरफ है, ये देखो ये ब्लॉक है। किसने ब्लॉक किया हुआ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दिस डायग्राम इज शोइंग इट्स वेरी ब्यूटीफुली। ये आपके पास कौन चीज़ को शो कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। अब होता ये है कि जैसे ही कैल्शियम बाइंड करते हैं ना ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है, जैसे ही कैल्शियम ने बाइंड करना है ट्रोपोनिन के साथ तो एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है। एक कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल चेंज क्या आ रहा है, मतलब कि शेप में चेंज आना है। उस शेप में चेंज होने की वजह से एक्टिन जो बाइंडिंग साइट्स हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स वो हो जाएंगी एक्सपोज, और एक्टिन और मायोसिन फिर आपस में बाइंड कर जाएंगे। ये है हमारे पास फॉर्म पहला काम कि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज करना है। ये कब होंगे, जब कैल्शियम रिलीज होंगे। कैल्शियम कब रिलीज होगा, जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए आएगा। कौन लेकर आएगा, टी ट्यूब्यूल्स। राइट, कहाँ से आएगा टी वो एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जरिए से, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, तो पहला हमारा काम ये है। तो कन्फर्मेशन चेंज क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज इट इज़ कन्फर्मेशन चेंज इज इट्स बेसिकली नथिंग बट शेप चेंज। तो शेप चेंज कब आ रही है, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, और उस बाइंडिंग की वजह से ट्रोपोमायोसिन एक्स जो है अपनी शेप को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास बाइंडिंग साइड्स एक्सपोज हो जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये एक्सपोज हो गई। अब एक्सपोज होने के बाद आपके पास जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जो थिन फिलामेंट है वो टूवर्ड मूव करता है टूवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, और सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज कर जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर आपके पास 3-4 साइंटिस्ट ने काम किया था, बट क्योंकि आपके सिलेबस में बाकियों का नाम नहीं लिखा, आई डोंट नो क्यों नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन क्योंकि नाम नहीं लिखा इसलिए जो है हम उनके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ एंड्रयू हर्जले, दिस पर्सन एंड्रयू हर्जले, एंड दिस इज़ सो एक या ये आपके पास दूसरे साइंटिस्ट का नाम, आई एम सो सॉरी सर आपका नाम नहीं पता, बट एंड्रयू हर्जले यहाँ पे मैंने लिखा होगा, लेट मी जस्ट सी, यहाँ लिखा होगा मैंने ज़रूर।
ऐसा ना करो कि लिखा नहीं मैंने, ऐसा तो ना करो। ऑलराइट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो मुझे चेक करने दो क्या नाम था इनका। या तो आपके पास थे एक एंड्रयू हर्जले, एंड्रयू ह्यूजले, आई थिंक, आई डोंट नो, नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, हर्ग ह्यूजले, ह्यूजले हर्जले, आई डोंट नो। ये आपके पास आई थिंक एक हग ह्यूजले जो थे वो आपके पास ब्रिटिश थे, और दूसरे आपके, आई डोंट नो, बस ये भूल जाओ, बस दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का नाम, अच्छा ये दोनों ह्यूजले नाम अगर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रदर्स हैं या रिलेटिव है, नहीं। ये एक ऐसे समझ सकते हो, इट वॉज अ को इंसिडेंट, ठीक है। ये ना ही ब्रदर थे ना ही एक दूसरे के रिलेटिव्स थे, ठीक है। एक 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 लाइक, बट ये वाली बात भी याद रख लेनी है कि ये लाइक इन दोनों ने अब सेपरेटली अपना काम किया था, मतलब कि इंडिपेंडेंटली अपने लैब्स में काम किया था, इंडिपेंडेंटली अपना वर्क को पब्लिश किया था, राइट। तो मतलब कि ये ब्रॉडर टर्म में या बेसिक लेवल पे ये कोलीग्स भी नहीं थे, राइट। साइंटिफिक कम्युनिटी में तो हर कोई कोलीग होता है, बट ब्रॉडर एक दूसरे को ना ही कोलीग्स ना रिलेटिव थे ना ब्रदर्स थे, बट इट वाज अ को इंसिडेंट कि इन दोनों के नाम में एक ही जैसे थर्ड नेम इनका सेम था, राइट। तो ये आपके पास पहला काम था एक्टिन और मायोसिन के बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज करना। तो ये अब दूसरा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दैट वाज प्रपोज बाय एंड्रयू एंड हग ह्यूजले, राइट। अब होना क्या है, होता ये है कि आपके पास जैसे ही कैल्शियम रिलीज़ हुआ, ठीक है, एक्टिन मायोसिन हेड्स एक्सपोज हुए, अब क्रॉस ब्रिजेस ने बनना, ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस ने बनना है। एक्टिन और मायोसिन ने आपस में स्लाइड करना है, एक्टिन ने मूव करना है टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। अब ये कब होना है? सबसे पहले क्या होता है आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला स्टेज, ये वाला स्टेज आपके पास एटीपी, यहाँ पर ये वाला स्टेज, जब एक्टिन, ये एक है स्टेट जब आपके पास अ, जब आपके पास जो है एक्टिन और मायोसिन हेड्स अभी अटैच्ड हैं, ये मतलब कि पिछली कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, पिछली कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक साइकिल है ना, साइकिल है पूरा का पूरा। तो साइकिल में कहीं ना कहीं एक पॉइंट से तो हमने शुरू करना है। अब ये एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंडेड है, जुड़े हुए हैं। अब एक्टिन और मायोसिन बाइंडेड है तो आपके पास एटीपी आती है, ठीक है। एटीपी आपके पास जो आपके पास मायोसिन हेड है वो बाइंड कर देता है एटीपी के साथ, और क्रॉस ब्रिजेस डिटैच हो जाते हैं, और आपके पास एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से अलग अलग होगा, डिटैचमेंट होगी। अब डिटैचमेंट के बाद ना आपके पास, डिटैचमेंट के बाद आगे बाद एटीपी स्प्लिट होती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मायोसिन हेड के बाद एटीपेज एंजाइम है, वो आपके पास एटीपेज एंजाइम एटीपी को तोड़ेगा इनटू एडीपी और फॉस्फेट। अब जैसे ही एटीपी टूटती है एनर्जी रिलीज होती है। अब एटीपी जैसे ही हाइड्रोलाइज हुई तो इस प्रोसेस में यहाँ पे आपने ब्लूचिस्टन टेक्स्ट बुक लिखती है, वो एक लाइन लिखती है कि एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड कॉकिंग द मायोसिन टू इट्स टू कॉकिंग द मायोसिन इन हाई एनर्जी स्टेट। अब इस कॉकिंग का क्या मतलब है? कॉकिंग का मतलब होता है कि लाइक प्रिपेयर कर देना मायोसिन को, कि लाइक अब कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है, ठीक है, तो आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, अपने हाई एनर्जी स्टेट में चले जाओ, एट उसका मतलब होता है कॉकिंग। तो एटीपी जैसे ही हाइड्रोलाइज हुई, एटी और मायोसिन हेड्स कॉक्ड हो गए, राइट। मायोसिन हेड उसकी वजह से आपके पास फिर क्या होता है कि फॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है। फॉस्फेट रिलीज़ होता है तो आपके पास एटी मायोसिन और एक्टिन जो है आपके पास बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। मायोसिन और एक्टिन बाइंड कर जाते हैं। फॉस्फेट रिलीज़ होने के बाद आपके पास एडीपी रिलीज़ होता है। अब एडीपी जैसे ही रिलीज़ हुआ तो आपके पास उसके बाद नई एटीपी आकर अटैच होती है और मायोसिन और एक्टिन आपस में डिटैच हो जाते हैं। तो ये आपके पास पूरा एक साइकिल है जो कि चलता है। सबसे पहले क्या हुआ, एटीपी बाइंड की, और पिछले साइकिल में जो मायोसिन और एक्टिन हेड्स अटैच थे वो दोनों आपस में सेपरेट हो गए। उसके बाद एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट वाज प्रेजेंट इन द मायोसिन हेड्स। उसकी हाइड्रोलाइसिस की वजह से मायोसिन हेड्स की कॉकिंग हुई, मायोसिन हेड्स एक हाई एनर्जी स्टेट में चले गए, प्रिपेयर हो गए फॉर द स्लाइडिंग, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग को आप खींचते हो, अब स्ट्रिंग को जब आपने खींचा ना, अब वो खींचने वाली स्टेट है हाई एनर्जी स्टेट। खींचा, आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब जैसे ही आप स्ट्रिंग को छोड़ोगे वो स्ट्रिंग आपस में स्लाइड करेगी,
ठीक है, एक छोटी शेप में आ जाएगी, बस ऐसे ही समझ लो, जैसे कि पुलिंग अ स्ट्रिंग। इसी ये जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज हुई मायोसिन हेड्स, जैसे इज जस्ट लाइक पुलिंग अ स्ट्रिंग, एक हाई एनर्जी स्टेट में चले गए और प्रिपेयर हो गए कि अब उसने बाइंड करना है एक्टिन के साथ। उसके बाद मायोसिन और एक्टिन बाइंड करते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनता है, फॉस्फेट सबसे पहले रिलीज होता है। ये एमसीक्यू जा सकता है कि पहले फॉस्फेट रिलीज होता है या पहले एडीपी रिलीज होती है। पहले फॉस्फेट रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके पास पावर स्ट्रोक इसको कहते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पर क्या हुआ था, कॉकिंग द मायोसिन हेड इन हाई एनर्जी स्टेट, राइट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ही फॉस्फेट रिलीज हुआ तो यहाँ पर इसको आप कहते हो पावर स्ट्रोक। मतलब कि एक्टिन जो है पुल्ड होता है टुवर्ड्स द सार्कोमियर सेंटर। यहाँ पे जैसे ही हुआ एक्टिन जो है, एक्टिन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, दैट इज पावर स्टॉक। ये कब होता है, जब फॉस्फेट रिलीज होता है। तो एमसीक्यू आ सकते हैं यहाँ पर। फॉस्फेट जैसे ही रिलीज हुआ तो आपके पास फिर एडीपी रिलीज होती है। एडीपी रिलीज हो गई तो आपके पास फिर एटीपी जैसे ही रिलीज हुई तब अब मायोसिन हेड के पास एटीपी को बाइंड करने वाली साइड जो थी वो एक्सपोज हो गई, मतलब कि फ्री हो गई। तो उसके बाद नई एटीपी आती है, वो आपके पास बाइंड करती है मायोसिन हेड के साथ, और मायोसिन और एक्टिन के हेड्स डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। अब ये ना प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको, क्योंकि ये प्रेजेंट था आपके पास फेडरल में और बलूचिस्तान बुक में, इसलिए हमने इसको किया है। इतनी चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि अब इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेके जाएंगे तो फिर हर एक एक चीज़ का यहाँ पे कोई अब जवाब आ सकता है। मिसाल के तौर पे एटीपी जब बाइंड की तो क्यों मायोसिन और एक्टिन हेड्स डिटैच हुए, राइट। या फिर तो फॉस्फेट पहले क्यों रिलीज़ हुआ, बाद में एटीपी क्यों रिलीज़ हुई, ठीक है। या फिर तो पावर स्ट्रोक क्यों मिला, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं एक सेपरेट वीडियो में, एक एमबीबीएस का जो आपके पास प्लेलिस्ट होगी, हाई यील्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीबीएस, उस प्लेलिस्ट में आपको मैं डाल दूंगा। आप वहाँ पे उसको अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस में इतना नहीं है। आपके सिलेबस में मैंने जितना कंसाइज और जितना प्रिसाइज, जितना ज़्यादा सिंपल वे में बता सकता था, मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है आपने याद रख लेना ये सारी की सारी बातें। अच्छा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि एक ये पूरा का पूरा एक मसल साइकिल था ना, दिस वाज द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में कितनी एटीपीज आपको ज़रूरत है। अच्छा, ये बात हमें याद रख लेनी है कि कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में 2 एटीपी आपको ज़रूरत है। 2 एटीपी क्यों ज़रूरत है, पिछले साइकिल में मायोसिन और एक्टिन हेड को डिटैच करवाने के लिए एटीपी चाहिए आपको, राइट। और आपके पास जब डिटैच हो जाएंगे उसके बाद दोबारा से आपने उसी स्टेट में आना है ना कि मायोसिन और एक्टिन हेड्स डिटैच हो जाएं, राइट। डिटैच साइकिल का मतलब होता है कि जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पे दोबारा आना है। तो अगर पॉइंट 4 से हम स्टार्ट हुए तो पॉइंट 4 पे दोबारा आने के लिए आपको 2 एटीपी चाहिए होंगी। पॉइंट 4 पे आप एटीपी को लगाओगे, ऐड करवाओगे, और मायोसिन और एक्टिन हेड्स डिटैच हो जाएंगे। ये वाली स्टेट हमने दोबारा से अचीव करनी है अगर, तो दोबारा से आपके पास स्टेट भी आओगे, नई एटीपी यूज़ अटैच करवाओगे, तब जाकर ये वाली स्टेट आपको अचीव होगी। तो एक कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में 2 एटीपी आपको ज़रूरत है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में 2 एटीपी ज़रूरत है। हालांकि एट योर एफएससी लेवल आपने सुना होगा कि एक कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में 1 एटीपी चाहिए, हालांकि दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में यू नीड 2 एटीपीज, और मैंने आपको पूरे के पूरे साइकिल में आपको अच्छे तरीके से ये बातें समझा भी दी हैं। यहाँ पर पावर स्ट्रोक में ना, स्ट्रोक का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। पावर एक्टिन जो है स्लाइड हो रहा है ना, जैसे फॉस्फोर रिलीज हुआ पावर स्ट्रोक आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात हमें याद रख लेनी है कि मसल्स कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश। मसल्स के यहाँ पर नीचे होगा बात, या मसल्स कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है। इमेजिन कर लो एक रोप है, एक एक रस्सी है। उस रस्सी की मदद से आप कोई दूसरी चीज़, कोई हैवी ऑब्जेक्ट को खींच सकते हो, पुल कर सकते हो। लेकिन वो रस्सी पड़ी हुई है, आप उस रस्सी की मदद से उसको पुश नहीं कर सकते उस हैवी ऑब्जेक्ट को, राइट। तो मसल्स भी इसी तरीके से, मसल पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। ये बात आपने याद रख लेनी, मसल्स कैन ओनली पुल, दैट कैन नॉट पुश। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि लाइक
एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे घर में था, एक बक्सा था, मैंने उस बक्से को अपने हाथों की मदद से पुश किया। अब सादी ज़ुबान में तो यही कहूँगा ना कि यार पुश किया, क्यों पुश किया, मेरे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल्स ने आपके पास केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो मसल तो पुश कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मसल्स से पुल करते हैं, पुश नहीं करते। देखो ओवरऑल लेवल में ना आपको जो नज़र आ रहा है कि भाई चीज़ पुश हो रही है, इसका मतलब मसल पुश कर रहे हैं, ये ओवरऑल बड़ी इमेज है। आप जब इंडिविजुअल मसल को देखते हो तो मसल के आपके पास दो चीज़ें होती हैं ना, ओरिजिन होता है आपका, इंसर्शन होता है, राइट। ओरिजिन इज़ द फिक्स एंड, इंसर्शन जो है आपके पास वो मूव करता है। लेकिन ये बात भी अब आपके लेवल के लिए ठीक है, क्योंकि दोनों एंड्स मूव कर सकते हैं, और ओरिजिन भी इंसर्शन भी, बट आपके लेवल के लिए बस ये याद रख लो कि इंसर्शन जो है आपके पास मूवेबल पार्ट होता है। तो आपके पास फंडामेंटल लेवल में आप जब अपने आर्म को फॉर एग्जांपल फ्लेक्स कर रहे हो, ठीक है, आर्म को फ्लेक्स कर रहे हो, ठीक है, चीज़ को पुश करने के लिए आप अपने हाथों को फ्लेक्स करोगे ना। अब वो फ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, आपके पास जो ये फॉर एग्जांपल बाइसेप्स है, बाइसेप्स आपके पास इंसर्ट होते हैं इन दी रेडियस बोन, ठीक है, रेडियस बोन में आपके पास उनकी इंसर्शन होती है। रेडियस बोन आपके पास फोर आर्म की थंब वाली साइड की बोन है, ठीक है, आपके पास वहाँ पे जो रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ पर जाके बाइसेप जो मसल्स हैं वो आपके इंसर्ट होते हैं। अब रेडियल ट्यूबरोसिटी क्या है वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रख लो बाइसेप आप जो आपके पास ओरिजिन इंसर्ट हो रहे हैं इन दी रेडियस बोन। अब जब वो आप मसल को फ्लेक्स करते हो तो आपके पास मसल्स बोन को पुल करते हैं, बोन को पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो मसल फंडामेंटल लेवल पे पुल ही कर सकते हैं, वो पुश नहीं कर सकते, ठीक है, पुल करते हैं और वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल लेवल पे मसल्स कैन ओनली पुल नॉट पुश। हाँ, जब आप ओवरऑल देखते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि चीज़ पुश हो रही है, वो पुश नहीं हो रही। मसल्स आपके पास क्या कर रहे हैं, बोन्स को पुल ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आपके पास फोर्स जनरेट हो रही है, दैट फोर्स आप उसको उस फोर्स को पुलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पुशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मसल्स सिर्फ क्या कर रहे हैं, मसल सिर्फ पुल ही कर सकते हैं, दैट कैन नॉट पुश, ठीक है। होपफुली ये बात क्लियर हो गई ही होगी। अब होता क्या है, ये आपके पास पावर स्ट्रोक जब हुआ, फोर्स से रिलीज हुआ, तो आपके पास एक्टिन जो है आपके पास कवर्ड आ जाता है, टूवर्ड्स आ जाता है मिड ऑफ दी सार्कोमियर। सार्कोमियर दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन, और जेड लाइन तो ये आपके पास पिछले लेक्चर में आपको बताया था, दिस इज द टाइटन प्रोटीन, ठीक है। और ये आपके पास ब्लू कलर में आपके पास क्या है, थिन फिलामेंट, ये आपके पास है थिक फिलामेंट। दिस इज ये वाले सेक्शन में दिस इज़ द बेस जोन जहाँ पे कोई थिन फिलामेंट नहीं है, और दरमियान में इसी के दरमियान में आपके पास एम लाइन होगी। अब इसके करीब आया ना, अब हुआ क्या इस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में और इस रिलैक्स स्टेट में क्या फ़र्क है। ए बैंड से हम डिस्कस करते हैं, ए बैंड की लेंथ क्या चेंज हुई है, नो इफेक्ट। ए बैंड क्या है आपके पास, ये है ना, ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट वाला पार्ट है ऑफ कोर्स। लेकिन क्या ए बैंड की लेंथ सेम चेंज हुई है या सेम रही है, ए बैंड की लेंथ सेम हुई है, देयर इज़ नो इफेक्ट। आई बैंड की बात कर लेते हैं। आई बैंड क्या हुआ है, आई बैंड हुआ है शॉर्टन हुआ है, आई बैंड शॉर्टन हुआ है। आई बैंड क्या था आपके पास, ये वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एक्टिन थे, ये वाला रीजन, दिस दैट वाज आई बैंड, और ये था आपके पास ए बैंड। तो ए बैंड बिल्कुल सेम रहा है, आई बैंड ऑलमोस्ट उसकी लेंथ जो है बिल्कुल कम हो गई है, ए बैंड शॉर्टन हुआ है, आई बैंड शॉर्टन हुआ है, ठीक है। आई बैंड को आई बैंड क्यों कह रहे हैं, ए बैंड को ए बैंड क्यों कह रहे हैं, वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद, और ये अगर आई बैंड ए बैंड समझ नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद एच जोन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है, दे डिसअपेयर हो जाता है। एम लाइन जो मिड लाइन है उसके पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। आपके पास जेड लाइंस आपके पास क्या हो जाती हैं, कम क्लोज टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे करीब आ गई। देखो जेड लाइन पहले यहाँ पर थी, अब उसके करीब आ गई, राइट, कम क्लोज। और सार्कोमियर की ओवरऑल लेंथ आपके पास क्या हो जाती है, शॉर्टन हो जाती है। तो ये पूरा करेक्टरिस्टिक है एक कॉन्ट्रैक्टेड और एक रिलैक्स स्टेट में। तो ये आपको एमसीक्यूज कोई भी आ सकता है कि इस बैंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कौन सी लेंथ डिक्रीज हो रही है, कोई किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रख लेंगे।
अब रिकवरी कब होती है? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके बाद रिकवरी कब होगी? रिकवरी होगी ऑफ कोर्स जब आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो एसिटाइल न्यूरो ट्रांसमीटर है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन वो रिलीज़ हो रहा था, वो एसिटाइल कोलिन आपके पास फिर रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इंजाइम एसिटाइल कोलिन के जो वहाँ पे भाषा है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, वो आपके पास एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करेंगे। ये स्पोर्ट एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वजह से आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कैल्शियम आयन को स्टोर कर रहा था ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपने याद रख लेना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे हमने साइनैप्स में बात की थी ना कि साइनैप्स में आपके पास एक्सोनल टर्मिनल में जब कैल्शियम इंटर होता है एक्सोनल टर्मिनल के तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या मतलब है? ये देखो, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्केलेटल मसल फाइबर है, ये आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम स्टोर कर रहा है तो इसके पास कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, और बाहर जो है कैल्शियम की लो कंसंट्रेशन है। अब ये जब न्यूरो जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है कैल्शियम रिलीज़ हो जाते हैं, तो ये रिलीज़ हो रहे हैं, जब रिलीज़ हो रहे हैं दिस इज़ पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट था। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, अब कैल्शियम ने दोबारा अंदर जाना है, अब बाहर कैल्शियम कम है अंदर ज़्यादा है, अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? ये होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कैल्शियम जैसे ही इंटर हो जाएंगे, कैल्शियम अब बाहर हो गए तो एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग साइट्स दोबारा से हाइड हो जाएंगी, ठीक है, छुप जाएंगी, और आपके पास डिटैचमेंट हो जाएगी एक्टिन और मायोसिन की। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको पहले लेक्चर में ही स्पोर्ट स्मूथ पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि सोर्स ऑफ स्मूथ मसल्स कैल्शियम। आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या मेजर चाहिए? आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए कैल्शियम। तो स्मूथ मसल्स के पास कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, क्योंकि आपके पास स्मूथ मसल्स में आपके पास ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स या सार्कोमियर जो हैं, इस तरह से मसल फाइबर जो हैं आपके पास, वो इस मसल फिब्रिल्स इस तरह से फाइबर की फॉर्म में अरेंज नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पास वो स्ट्राइएशंस महसूस नहीं होती। ठीक है, तो स्मूथ मसल ने लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो करना है, तो उसको भी कैल्शियम तो चाहिए। तो स्मूथ मसल के लिए कैल्शियम का सोर्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पर डिपेंड करता है फॉर इट्स कैल्शियम सप्लाई। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पिछले लेक्चर में किस तरह से पीनोसाइटिक वेसिकल्स की मदद से कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर मूव होता है, राइट। स्केलेटल मसल्स किसके ऊपर कैल्शियम के लिए कैल्शियम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं? कैल्शियम स्केलेटल मसल डिपेंड अपॉन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपके पास कार्डिक मसल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। कार्डिक मसल्स आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम जितना है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन दोनों की मदद से आपके पास इन ये दोनों सोर्स वो यूज़ करते हैं फॉर देयर अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपने बातें याद रख लेनी है। अब यहाँ पर देख लो, या हमें किस तरह से पता लगा? दिस इज़ दी हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ जो आप देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो वाई एक्सिस पे है सार्कोमियर लेंथ। अब सार्कोमियर लेंथ को देखो, जैसे 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 आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सार्कोमियर की लेंथ जो है वो क्या हो रही है? छोटी हो रही है। देखो, ये नीचे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे मसल रिलैक्स स्टेट में था, तो ऐसा ऐसा, और ये आपके पास ये वाइट कलर वाला रीजन क्या है? ये आपके पास क्या है? थिन फिलामेंट। अब उस थिन फिलामेंट में क्या है? एक्टिन। अब एक्टिन क्या है? आई बैंड। अब आई बैंड ने क्या होना है? शॉर्ट होना है। अब देखो ऐसा ऐसा आई बैंड शॉर्ट होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता है जैसे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब उसके बाद सार्कोमियर की लेंथ भी ओवरऑल क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये है आपके पास, इस तरह से आपको साइंटिस्ट इस तरह से ये मॉडल आ गया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, क्योंकि एक्टिन जो है वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड पास्ट इट इज स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग ओवर दी मायोसिन, और मायोसिन उसको पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। ठीक है, तो ये आपने बातें याद रख लेनी है। उसके बाद एक फिनोमेना है दैट इज़ द ऑल और नन फिनोमेना, कि ये हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी डिस्कस किया था कि एक या अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ चुका है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? द स्टिमुलस दैट हैज़ द एबिलिटी, स्केल स्पोर्ट एंड मूवमेंट डिस्कस करें तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्साइड अ मसल फाइबर। एक मसल फाइबर को एक्साइड करने के लिए जो आपके पास मिनिमम पोटेंशियल चाहिए दैट इज़ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है,
ऐसे समझ लो कि रेस्टिंग स्टेट से उसको एक्टिव स्टेट में जाने के लिए जो पोटेंशियली जो ताकत चाहिए, दैट ताकत इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब ये इसका मैंने आपको अच्छे से आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताई थी इन योर स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट कह रहा हूँ, इन योर नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर में मैंने आपको डिटेल से हर चीज़ बताई थी। वो अगर लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये वाली बात शायद समझ ना आए। मैंने वहाँ पे भी ऑल एंड अन फिनोमेना बताया था, क्योंकि दोनों में अप्लाई होता है। ऑल एंड अन फिनोमेना ये होता है कि अगर एक मसल या एक न्यूरॉन, न्यूरॉन पे भी ये सेम बात होती है और मसल फाइबर पे भी, अगर तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हासिल कर लिया है उसने, मतलब कि वो एक्टिव स्टेट में आ गया है, रिलैक्स स्टेट में नहीं था। अब मसल फाइबर पूरा का पूरा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये नहीं है कि आधा मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में नॉमेनक्लेचर ऑफ स्केलेटल मसल में आपको डिस्कस किया था कि भाई वो क्या है, मसल सेल। तो मसल फाइबर या फिर तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा या करेगा ही नहीं। दैट इज ऑल इन एन फिनोमेना, ठीक है। पूरा का पूरा मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक जो है आधा जो है आपके पास ट्राइएड वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या पूरे स्केलेटल मसल फाइबर में हंड्रेड्स ऑफ ट्राइएड्स हैं, उनमें से कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। कुछ एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ आपके पास सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होगा। अगर एक मसल फाइबर मसल सेल ने स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने उसको एक्साइट कर दिया है, तो अब पूरा का पूरा मसल फाइबर, पूरा मसल सेल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आधा नहीं कर रहा, या फिर तो अगर स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पूरा मसल फाइबर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, राइट। और यही फिनोमेना होता है आपके पास न्यूरॉन्स में भी, कि अगर न्यूरॉन ने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को हासिल कर लिया तो पूरा न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करेगा फ्रॉम देयर सेल बॉडी टुवर्ड्स द एक्सोनल टर्मिनल। ऐसा नहीं होगा कि दरमियान में वो एक्शन पोटेंशियल रुक जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, नहीं, ठीक है। दैट इज़ ऑल एन अन फिनोमेना। उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, दैट वाज नर्व गैस। नर्व गैस जैसे कि नर्व गैस आपके पास सैरिन, नर्व गैस क्या होती है वो आप नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर डिस्कस कर चुके हो, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पे जस्ट जस्ट फॉर रिव्यू, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ होता है, तो एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ हुआ, पोस्ट साइनेप्टिक सार्कोलीमा में जो रिसेप्टर मौजूद है वहाँ पे जाके वो बाइंड करेगा। अब बाइंड करने के बाद क्या होता है, मसल ने रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स कब करेंगे, जब एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। वहाँ पे क्यों ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आपके पास एंजाइम मौजूद होंगे। कौन से एंजाइम, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जो कि ब्रेक डाउन करेंगे एसिटाइलकोलिन को। अब अगर एसिटाइलकोलिन ब्रेक डाउन नहीं होता तो मसल के पर मसल फाइबर जो है रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। उनको क्योंकि सिग्नल आ रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट करो करो, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेंगे। इस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में उन रिलैक्स स्टेट में नहीं जाएंगे, ठीक है, रिलैक्स स्टेट में नहीं जाएंगे। अब ऐसा कब हो सकेगा, जब आपके पास जो इंजाइम है जिसने एसिटाइलकोलिन या जिसने कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है जब उसको ब्रेक डाउन करना है, वो इंजाइम को आप इनहिबिट कर दो विद द हेल्प ऑफ इंजाइम इनहिबिटर्स, जो कि हमने डिस्कस किया था इंजाइम वाले चैप्टर में, ठीक है। एग्जाम्पल जो है जैसे कि सैरिन, जो कि एक नर्व गैस है, नर्व एजेंट है, राइट। ये आपके पास एसिटाइलकोलिन को ब्रेक ये इनहिबिट कर देती है इस एंजाइम को, एसिटाइलकोलिन ब्रेक डाउन नहीं करता और मसल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। और अगर वो मसल हुए डायफ्राम के, राइट, डायफ्राम के मसल हुए, तो डायफ्राम के मसल काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको मसला क्रिएट हो जाता है और बंदे की इवेंचुअली डेथ हो जाती है, क्योंकि डायफ्राम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अब योर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। डायफ्राम से एक बात याद आ गई, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्केलेटल मसल्स जो हैं आपके पास, बल्कि आप लाइक ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। डायफ्राम और जो आपके पास टंग के मसल्स हैं ना, वो भी स्केलेटल मसल्स ही हैं, राइट। लेकिन बात यह है कि टंग और डायफ्राम के मसल्स हैं ना, उन वो हाई उनकी फटीक, वो एक ना फटीक इतनी जल्दी उनको नहीं आती, ठीक है। आप पूरा दिन बोलते रहते हो, आपकी ज़ुबान थकती है नहीं थकती ना, आप सांस पूरा दिन ले रहे हो, हर टाइम ले रहे हो। डायफ्राम आपके पास कभी थक जाए, अगर डायफ्राम थक गया तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे, राइट। क्योंकि आपके पास जो ये मैकेनिज़्म है, ये आपके पास ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो क्या है, सक्शन पंप मैकेनिज्म है। आप रेस्पिरेशन चैप्टर में इसको अच्छे से ट्रीट कर चुके हैं। तो ये आपके पास फटीक स्केलेटल मसल्स आर ऑल फटीक मसल्स, लेकिन कुछ स्केलेटल मसल्स आपके पास उनको फटीक जल्दी आ जाती है, कुछ में कम आ जाती है, ठीक है। ये बात हमने यहाँ बताया। अब ऑल इन फिनोमेना में डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी डिस्कस। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्ट होना है ना,
अब उसके लिए एनर्जी भी आनी है, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? देखो इमीडिएट सोर्स ऑफ जो है ना एनर्जी, एक इमीडिएट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो आपके पास एटीपी से ही आएगी। आपके पास मसल सेल के पास एक सोर्स, एक आपके पास एक रिजर्वायर होगा एटीपी का। वो एटीपी आपके पास एनर्जी प्रोवाइड करेगी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, जो भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो एटीपी कम पड़ जाए, उसके बाद एक आगे बाद मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोक्रेटाइन। ये फॉस्फोक्रेटाइन बैकअप एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, फॉस्फोक्रेटाइन ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्स एनर्जी, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए, नो ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्रिटाइन में ब्रेक होता है, राइट। और आपके पास फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। ये फॉस्फेट फिर ये क्योंकि हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, ये एडीपी के साथ जुड़ता है और एटीपी बना देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि सर एटीपी ही बनानी है ना, आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पूरे के पूरे सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद है, अबंडेंटली प्रेजेंट है, और एडीपी भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, ऊपर एटीपी ब्रेक डाउन हुई है किसमें, एडीपी में ना, और फॉस्फेट में, राइट। तो ये एडीपी तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ मिलकर क्यों नहीं एटीपी बना लेता और वो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड कर देता? इसकी रीज़न मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आपको समझाई थी। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, बायो एनर्जेटिक्स में जब हम डिस्कस कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ठीक, वहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हो, क्योंकि एक लंबा आंसर है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास एटीपी बनेगी। तो फॉस्फोक्रेटाइन ये आपके पास बैकअप सोर्स है, जो आपके पास एटीपी कम हो गई तो फॉस्फोक्रेटाइन क्रेटाइन में ब्रेक करता है फॉस्फेट, और फॉस्फेट आपके पास एटीपी पे बाइंड करके एटीपी बना लेती है, और दिस इज रिक्वायर्ड, दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। उसके बाद अगर मज़ीद एनर्जी चाहिए हो, मतलब कि एटीपी भी खत्म हो गई है, फॉस्फोक्रेटाइन सोर्स भी खत्म हो गया, फिर आपके पास क्या होती है, फिर आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज, जैसे बायोएनर्जेटिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड फिर जाहिर सी बात है एक्यूमिडेट होता है, और इस प्रोसेस में आपके पास जो हाइड्रोजन आइंस है, इसमें आपके पास मैंने आपको बताया था ना कि ए डी एन ए डी एच आपके पास एन ए डी पॉजिटिव में तोड़ भी रहा है। ठीक है, मैंने आपको जब बायोएनर्जेटिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था, ये जो प्रोटॉन है ना, ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से आपको मसल फटीक होती है। ठीक है, अब सारी चीज़ों को रिलेट करो, है एक, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स लिए हैं तो आपको ये चीज़ हलवा लगेगी, आपको मज़ा आएगा। अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिया तो ऑफ कोर्स आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर अब यहाँ पर पहली बात मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये प्रोटॉन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया तो मसल फटीक होती है। क्यों मसल फटीक होगी? है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। क्या होता है, आपके पास हीमोग्लोबिन किसके साथ, ये पड़े हुए प्रोटॉन इसके साथ मिलकर क्या बना देता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आ रही। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही आपके पास, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सही तरीके से डेवलप ऑक्सीजन आपके पास डिलीवर नहीं हो रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है होता, पता क्या है होता, ये हीमोग्लोबिन आपके पास ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है लेकर आ रहा है। अब जैसे ही ये आता है टिश्यू के पास, वो वाले टिश्यू जो कि आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, प्रोटॉन ज़्यादा है। अब हीमोग्लोबिन की प्रोटॉन के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और प्रोटॉन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है, ये ऑक्सीजन रिलीज होगी, राइट, ये ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब ये इस और यही एक एक रीज़न होती है कि वाई ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, या हाउ ऑक्सीजन इज रिलीज एट द टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल पे आपके पास क्योंकि अब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है, ऑक्सीजन सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, राइट, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रही, ये ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रही, राइट, ये ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रही क्योंकि आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो,
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटॉन अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको वो क्या होती है, फटीग महसूस होती है। अब इसका भी अगेन पूरा एक बायोलॉजिकल एक सीक्वेंस है कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके पीछे भी पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाली सारी चीज़ें भी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताई है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। अब एक्सरसाइज के बाद क्या होता है, आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपने कर ली, आफ्टर एक्सरसाइज क्या होता है आपके पास, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 लैक्टिक एसिड जो है आपके पास, ये ब्रोकन डाउन होता है अरोबिकली, ये ब्रोकन डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनटू लाइक इनटू एनर्जी, ठीक है। और इसकी एनर्जी आपके पास फोर्थ फोर्थ फिफ्थ जो लैक्टिक एसिड बाकी सारे रह गए हैं उसको कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाती है इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बात नहीं याद रख लेंगे मिसाल के तौर पे। अब एमसीक्यूज क्या आ सकता है, 100 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, बताओ कितने अरोबिकली ब्रेक डाउन होंगे in order to generate the energy, that energy will be used to convert the remaining lactic acid into glucose। बताओ कितने अरोबिकली ब्रेक डाउन होंगे, वन, और इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है ना, तो 20, तो 20 इस तरह से याद रख लो, 1 2 3 4 5, इनमें से एक हिस्सा अरोबिकली, 5 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल अरोबिकली ब्रेक डाउन होंगे टू जनरेट एनर्जी, और उसकी एनर्जी यूज़ होगी बाकी रिमेनिंग 20, बाकी रिमेनिंग 80 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करने में इनटू ग्लूकोज। अब लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन है, अब बायोलॉजी बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको समझ आएगी। लैक्टिक एसिड में आपके पास कितने कार्बन है, या फिर तो इस तरह से समझ लो कि एक ग्लूकोज कितने लैक्टिक एसिड बनाता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो 2 लैक्टेट बनाता है ना, मतलब कि 3 लैक्टिक एसिड के बाद 3 कार्बन है, ग्लूकोज के बाद 6 कार्बन है, तो 2 लैक्टिक एसिड 2 लैक्टेट आपके पास मिलकर एक ग्लूकोज बनाएंगे। अब से 80 मॉलिक्यूल्स थे तो कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे, 40 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट। हाफ कर लेना आपने, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये सारा सारा का सारा आपका प्रोसेस, मतलब कि पहले क्या होगी, एटीपी जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एटीपी है वो यूज़ होगी, देन फॉस्फोक्रेटाइन का सोर्स यूज़ होगा, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी क्या है कि 35% जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो आपके बाद मैकेनिकल वर्ड में बाकी सारी वेस्ट हो जाएगी एज हीट, ठीक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ हीट प्रोडक्ट, वो हीट जो है आपके पास बॉडी के मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो ही मसल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इंजाइम ऑप्टिमल टेम्परेचर तक रहेंगे, और मसल कॉन्टैक्ट करते रहेंगे एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये था आपके पास सारा का सारा प्रोसेस। इसमें लास्ट चीज़ बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक लिखती है जो ये है कि मसल्स आर बिल्ड अप, मसल बिल्ड अप ड्यूरिंग नाइट या ड्यूरिंग योर स्लीप। अब इसकी मैं एक छोटी सी रीज़न दे देता हूँ। जब आप सोते हो ना तो आपकी बॉडी एक रिकवरी स्टेट में चली जाती है, जो डैमेज मसल फाइबर्स हैं, जो दिन के टाइम आपने काम किया, कोई मसल फाइबर डैमेज हो गया, वो रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज करने की वजह से मसल जो है आपके पास अच्छा जब आप करते हो ना, मैं स्केलेटल मसल के बारे में बताता हूँ। स्केलेटल मसल्स ना आपके पास, आप जो एक जिम वाले बंदे में और आप वाले बंदे में क्या फ़र्क होगा, आपका मसल छोटा होगा, जिम वाले मसल का बंदे का मसल बड़ा होगा, राइट, उसका मैस ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्केलेटल मसल फाइबर जो होता है ना, स्केलेटल मसल सेल्स, वो आपके पास मतलब कि डिवाइड इस तरह से नहीं करते कि स्केलेटल मसल फाइबर ज़्यादा हो जाता है, स्केलेटल मसल सेल ज़्यादा हो जाता है, नहीं। होता यह है कि पहले अगर स्केलेटल मसल सेल ये था ना छोटा, उसके बाद मज़ीद मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, इसको कहते हैं आप हाइपरट्रॉफी। अब होता ये है जब आप जाते हो ना, जिम जाते हो, ठीक है, आप रेजिस्टेंस कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, डंबल्स वगैरह उठा रहे हो, मैकेनिकल स्ट्रेस कर रहे हो, वो स्ट्रेस की वजह से आपके पास स्केलेटल मसल फाइबर, स्केलेटल मसल सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अब नाइट को ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग रेस्ट आपके पास रिकवरी स्टेट में जब बॉडी जा रही है तो मसल सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, डैमेज प्रोटीन रिपेयर होती है, मसल फाइबर रीबिल्ड होता है,
और नई प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो मसल बढ़ जाता है, मसल का साइज़ वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, राइट, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। और इस क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आपका मसल मास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मसल मास ज़्यादा हुआ, राइट, तो आपके पास वही जो आप बाकी सारा जो बॉडी बिल्ड्स वगैरह हैं वो आप करते हो, तो ये आपके पास अपने पास याद रख लेना है। और ये ड्यूरिंग नाइट क्यों होता है, ड्यूरिंग नाइट नहीं, ड्यूरिंग स्लीप होता है, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग योर रेस्टिंग स्टेज, जब आप आराम कर रहे होते हो। होता ये है कि जब आप रेस्ट कर रहे हो ना, खासतौर पे ड्यूरिंग नाइट, आपकी बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक है, देखिए देयर इज़ एन इंटरनल क्लॉक, आपकी बॉडी को पता लग जाता है हाँ भाई रात हो गई है। रात को आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल उसको डिक्रीज़ कर देती है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करती है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो गए, आपके पास स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज़ हो गए, तो वो ग्रोथ हार्मोन, ये सारे हार्मोनल चेंजेस जो आ रहे हैं ड्यूरिंग द नाइट, ये इनेबल कर देते हैं कि आपकी बॉडी जो है रिपेयर स्टेट में चली जाए, ठीक है, ग्रोथ करे, ठीक है। आपके पास एंड दैट्स द रीज़न कि क्यों मसल बिल्डअप होता है ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट द बॉडी इज़ इन द रिकवरी स्टेट, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। ये बात याद रख लेना कि स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं, सेल नंबर उनका इंक्रीज़ नहीं होता, सेल साइज़ इंक्रीज़ होता है, सेल साइज़। और जब आपने देखा होगा, जब आप प्लास्टर लगता है, मिसाल के तौर पे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर लग गया, अब प्लास्टर जब रिमूव करते हैं तो आपका मसल उस जगह का जो है श्रिंक हो चुका होता है, इसको कहते हैं एट्रोफी। एट्रोफी क्यों हुई, मसल आपने मूव नहीं किया, तो जाहिर सी बात है मूव नहीं किया तो स्केलेटल मसल जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस थी सेल मसल स्केलेटल मसल सेल में, वो डिक्रीज़ हो गई, सेल का वॉल्यूम जो है, सेल का साइज़ छोटा हो गया, तो आपके पास श्रिंक हो गया मसल, राइट। तो ये बात हमने याद रख ली, और राइट, तो ये था आपके पास सारा का सारा स्केलेटल स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा सर्कुलेशन वाला चैप्टर। सो